हेलो छात्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड एकेडमी में। तो जैसे कि क्लास 10th का जो साइंस का है वो पहला चैप्टर का हमने क्वेश्चन आंसर करवा चुका है। ठीक है, तो ये दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर इसमें आज हम करवाने वाले हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर कौन सा है? तो दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, तो अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ना है। तो आइए इसमें हम सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करेंगे? तो पेज नंबर 20 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे। पेज नंबर में 20 में केवल एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। उसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको 3 परखनलियां दी गई है। ठीक है, ये क्रियाकलाप जैसा है कि आपको 3 परखनलियां दी गई है, इसमें से एक में अब आश्वित जल एवं शेष 2 में एक अम्लीय विलयन तथा दूसरे क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परखनली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है कि आपको 3 हम परखनली दे देंगे। ठीक है, और तीनों परखनली में 3 तरह की चीज रखी रहेगी। एक में क्या रहेगी? आश्वित जल। ठीक है, एक में क्या है? ये देख सकते हैं, आश्वित जल है। दूसरा में क्या है? अम्लीय विलयन है। और तीसरा में क्षारीय विलयन है। और केवल पत्र जो दे रहा है वो लाल लिटमस पत्र ही दे रहा है, नीला लिटमस पत्र नहीं दे रहा है। तो इसमें जांच करना है कि आप किसमें क्या है, कैसे जांच करेंगे। इसको जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आइए उत्तर में देखते हैं कि यदि लाल लिटमस पत्र का रंग लाल ही रहता है तो विलयन अम्ल है। ठीक है, हम जिस परखनली में डुबो करके देखेंगे, और अगर एक जिस परखनली में हम डाल रहे हैं तो उसमें लाल लिटमस पत्र का रंग अगर लाल ही है तो क्या होता है कि ये अम्ल है। ठीक है, यानी कि अम्लीय विलयन है, ये अम्लीय विलयन है। और यदि लिटमस पत्र का रंग नीला हो जाता है तो ये विलयन क्षारक है। कैसा विलयन है? क्षारक विलयन है। और यदि लिटमस पत्र का रंग बैगनी हो जाता है तो ये विलयन कैसा है? ये आश्वित जल है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये कैसे पता करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है पेज नंबर में वो देखते हैं। ठीक है, कि नेक्स्ट कौन से पेज नंबर में? पेज नंबर 24 में। ठीक है, पेज नंबर 24 का पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोग पॉज करके इसको और नोट भी करते जाइएगा ताकि एक परफेक्ट नोट्स आपके पास हो जब आप एग्जामिनेशन में बैठने जाएं उस समय रिवीजन करने के लिए। और अभी से आप पढ़ते जाएंगे तो उस समय रिवीजन का लोड थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए? क्वेश्चन क्या है? पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए? इसका आंसर क्या है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि दही एवं खट्टे पदार्थ का में अम्ल पाया जाता है। ठीक है, जितने भी तरह के खट्टे पदार्थ उसमें क्या पाया जाता है? अम्ल। और जो बर्तन की धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और हानिकारक उत्पाद का निर्माण करते हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप दही का सेवन कर रहे हैं तो उसमें पीतल के बर्तन में या तांबे के बर्तन में दही को बिल्कुल न रखें। ठीक है, ये एक हानिकारक उत्पाद निर्माण करता है और हमारी सेहत के लिए क्या है? वो हानिकारक है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए और इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे? ठीक है, उपस्थिति की जांच भी बताना है। तो उसके लिए क्या है कि उत्तर में देखिए कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सा गैस मुक्त होता है? हाइड्रोजन गैस। आइए आगे देख लेते हैं, उदाहरण भी पूछा गया है तो उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में क्या है कि सबसे पहले क्या करेंगे कि एक परखनली में 30 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? 30 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे कि अब इसमें कुछ जिंक के टुकड़े डालेंगे। ठीक है, और जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है यह अभिक्रिया करके क्या करेगी कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में गैस उत्सर्जित होगी, उसे प्रवाह नली द्वारा साबुन के विलयन से प्रवाहित कीजिए। ठीक है, और इसी तरह के क्रियाकलाप को करने के बाद हम अंतिम में पता लगा सकते हैं कि यह हाइड्रोजन गैस कैसे मुक्त करती है। तो अगला स्टेप क्या करते हैं
कि साबुन के विलयन में जो बुलबुले बनेंगे उसके नज़दीक जलती हुई मोमबत्ती लाइए। मोमबत्ती के पास ले जाने पर बुलबुले फट फट की ध्वनि के साथ जलेंगे। ठीक है, फट फट की ध्वनि जो है बुलबुले के अंदर हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी जब जलेगा तो आवाज़ आएगा फट फट, जिस तरह से फूटता है बैलून वगैरह उस तरह से। तो ये जो बुलबुला है उसमें कौन सा गैस था? हाइड्रोजन गैस था, जिसके कारण ये आवाज़ आती है। तो ये क्रियाकलाप जो उदाहरण में दिया गया है वो है। ठीक है, वो बताया गया है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। तो आगे के प्रश्न में क्या है कि इसमें दिया हुआ है कि कोई धातु यौगिक ए यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में एक से कैल्शियम क्लोराइड है, एक में कैल्शियम क्लोराइड है, तो इसमें अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, यानी रासायनिक समीकरण इसके लिए लिखना है और वो भी संतुलित लिखना है। तो आइए देखते हैं कैसे, कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो CaCO3 और यहाँ पे HCl को लिया गया है और CaCl2 बना है और CO यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना है। तो वो जो गैस है जो आपको बुझा देती है वो कौन सी गैस है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, ये संतुलित है कि नहीं आप लोगों को हम पहले समझा चुके हैं, बता चुके हैं कि कैसे चेक करेंगे। ठीक है, आइए एक बार और देख लेते हैं संतुलित है कि नहीं इसके जानने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, LHS लिखेंगे और इधर RHS। ठीक है, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। इधर लिखेंगे कि कौन कौन से तत्व इसमें है और उसकी संख्या कितनी है। तो अगर बात करें हम CaCO3 का, ठीक है, तो CaCO कितना है? CaCO इसकी कितनी अणु है? 3। ठीक है, और इधर अगर बात करें तो Ca और Cl, ठीक है, CaCl ये अलग अलग है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग लिख करके बेहतर समझ में आएगा, तोड़ करके। ठीक है, तो यहाँ पे Ca है और ये CO है। ठीक है, और इधर क्या है, Ca और Cl और यहाँ पे HCl यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये इसकी संख्या कितनी है? 1 है। यहाँ पे भी 1 है। इधर कितनी है? 3 है। CO3 है। तो देखिए यहाँ पे CO2 है। ठीक है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 था, कार्बन भी 3 था। तो यहाँ पे देखिए C3 है। तो इसको इस तरह से देख सकते हैं कि संतुलित है या नहीं। ठीक है, तो ये हम आपको पहले भी आप लोग को बता चुके हैं कि संतुलित है कि नहीं देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में जो प्रश्न दिया हुआ है ये पेज नंबर 27 का प्रश्न है। कौन से पेज का? 27 का। इसमें क्या पूछ रहा है कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3, ठीक है, अमोनिया, इसको क्या करना है कि यदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होता है। ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो क्या है कि HCl और HNO3 यदि जल में खुलकर नहीं घुलकर होगा, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। ठीक है, जल में अगर इसको घोलते हैं तो घुलकर क्या होता है? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। यहाँ पे घ होगा। ठीक है, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज यौगिक में जैसे यौगिकों में घुलने पर क्या होता है? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की उत्पत्ति केवल HCl और HNO3 में ही हो रही है। इसीलिए यह विलयन ही अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। समझ गए किस कारण से? चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है वो कौन सा है? अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? यानी कि अगर अम्ल का जलीय विलयन है तो विद्युत का सुचालक यानी कि विद्युत का चालन क्यों करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि अम्ल का जलीय विलयन
हाइड्रोजन यानी H+ आयन देता है और आयन की उपस्थिति के कारण विद्युत का ये चालन करता है। समझ गए? आगे चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में क्या है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? ठीक है, तो उत्तर क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो H+ आयन देते की अनुपस्थिति में के कारण ही शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग को नहीं बदलती है। समझ गए? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है कि अम्ल को तनुकृत करते समय क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। ठीक है, यानी कि जब हम एक क्रियाकलाप कर रहे होते हैं यानी तनुकृत कर रहे होते हैं, उसको जल में उसका घोल तैयार करते हैं, तो ये क्यों अनुशासित करते हैं, अनुशंसित यानी कि ये क्यों सुनिश्चित करते हैं कि हम क्या करेंगे कि अम्ल को जल में डालेंगे, यानी कि पहले जो पात्र है, बर्तन जो लिए हैं, उसमें पहले से जल रहेगा और उस पर हम अम्ल डालेंगे, उसमें अम्ल डालेंगे। ऐसा नहीं कि पहले जो बर्तन है उसमें हम पहले से अम्ल रख लिए और अब उसमें जल डाल रहे हैं। इस तरह से क्यों नहीं करते हैं? पहले जल बाद में अम्ल क्यों डाला जाता है? पहले अम्ल और बाद में जल क्यों नहीं? तो इसके पीछे का क्या कारण है कि अम्ल जो है तनुकृत करते समय इसीलिए अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में, क्योंकि जल में अम्ल की घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, जिससे जल में उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण जब जल बर्तन के बाहर आ जा सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, कि जब हम इसको जल के साथ अभिक्रिया ये करता है तो काफ़ी ये ज्वलनशील यानी ज़्यादा ऊष्माक्षेपी, अधिक ऊष्मा देने वाला होता है। ठीक है, इसीलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम यानी कि आयन H3O+, ठीक है, की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में कमी आती है। समझ रहे हैं इसको कि क्या प्रभाव पड़ रहा है कि इसकी सांद्रता में कमी आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है ये हमारा पेज नंबर 27 से, ठीक है, कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? इसमें क्या होता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन HOH- की सांद्रता को वृद्धि होगी। ठीक है, सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि होगी। ये 27 नंबर में एक ही क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट पेज नंबर में चलते हैं 31। ठीक है, 20 नहीं 31। इसमें क्या है कि आपके पास दो विलयन ए और बी है। विलयन ए जो है इसका पीएच मान 6 है और विलयन बी है इसका पीएच मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है और इसमें से कौन अम्लीय तथा कौन क्षारीय है? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है कि विलयन जो ए है इसका पीएच मान 6 है, इसीलिए यह अम्लीय है, क्योंकि पीएच मान 7 से कम होता है तो क्या होता है? वो अम्लीय होता है। आप लोगों को पीएच स्केल में भी हम समझाए हैं कि पीएच स्केल को कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 14 तक दर्शाया जाता है, बीच में 7 होता है। इसके नीचे जितना है सब अम्लीय, इसके ऊपर जितना है सब क्षारीय। इसके जितना हम नीचे आते जाएंगे उतना प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, यानी कि अम्ल का क्वालिटी क्या होगा? ज़्यादा कठोर होगा, और इधर इधर जितना हम इधर से ऊपर जाते जाएंगे उतना दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे प्रबल क्षार होगा, और यहाँ से जितना इधर आएंगे इधर दुर्बल क्षार होगा। ठीक है, एक पीएच मान यहाँ जिसका है क्षार और दूसरा का यहाँ अगर हम दिखा रहे हैं तो ये ज़्यादा प्रबल क्षार होगा। उसी तरह से अगर यहाँ एक दिखा रहे हैं और दूसरा यहाँ दिखा रहे हैं तो यहाँ वाले अम्ल को ज़्यादा प्रबल अम्ल हम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, इसी में क्या है कि वही विलयन बी का पीएच मान 8 है, इसीलिए यह क्षारीय है। ठीक है, जिसका 8 है वो क्या है?
क्षारीय क्योंकि यह H+ आयन देता है। आयन की सांद्रता अम्ल में ज़्यादा होती है, इसीलिए विलयन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है। ठीक है, ये क्षारीय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि H+ एक्वा यानी कि सॉल्यूशन अगर है तो आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या होगा कि जिस विलयन में H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी वह विलयन अधिक अम्लीय होगा, और जब H+ आयन की सांद्रता कम होगी तो विलयन अधिक क्षारीय होगा। ठीक है, यानी कि H+ अगर सांद्रता अधिक है तो अधिक अम्लीय है। ठीक है, अधिक अम्लीय है। और H+ विलयन की अगर सांद्रता कम है तो ये क्या होगा, क्षारीय होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं, अगर हाँ तो यह क्षारीय क्यों होते हैं। हाँ, क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं क्योंकि OH- आयन की अपेक्षा H+ इस सांद्रता कम होती है। जो H+ है उसकी सांद्रता क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें क्या है कि कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चॉक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करता है। तो इसकी परिस्थिति क्या है कि अम्लीय मृदा की क्षारता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, यानी कि अगर उसकी खेती करने वाली मृदा क्या है, अम्लीय हो गया है, ठीक है, ज़्यादा अम्लीय हो गया है, तो उसमें क्षारता को बढ़ाने के लिए ही बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड या चॉक यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करता है। ठीक है, यानी कि क्षार को बढ़ाने के लिए उस मिट्टी में ज़्यादा अम्लीय होने पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये ऑनलाइनर क्वेश्चन है बस। CaCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो CaOCl2 का क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, उसी तरह से क्या है, उस पदार्थ का नाम बताया जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2। ठीक है, आगे अगर बात करें तो कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो इसको वॉशिंग सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, वॉशिंग सोडा। उसी तरह से आगे प्रश्न क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, ठीक है, के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट ही होगा। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट और जल के निर्माण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। यहाँ पे रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक है, NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 और Na ये क्या है, अभिकारक, और ये क्या है, उत्पाद। NaHCO3 प्लस H2O ये जो जल है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाया गया है। ठीक है, तो ये बैलेंस रिएक्शन है। यहाँ आगे क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया करने के लिए समीकरण लिखिए। तो अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, CaSO इंटू हाफ H2O प्लस हाफ H2O और CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, ये जल के साथ अभिक्रिया करके। चलिए नेक्स्ट पेज नंबर में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इधर सब क्या है, ऑनलाइनर नहीं, MCQ प्रश्न है। ऑनलाइनर तो बता दिए, MCQ प्रश्न है। आंसर भी आपके सामने हम टिक लगा करके रखे हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा, इसका pH संभवतः क्या होगा, क्या होगा, 10, क्योंकि ये जितने भी दिए हुए हैं सब अम्लीय हैं और केवल क्षार ही कर सकता है लाल लिटमस को नीला। ठीक है, तो क्षार का एक ही मान दिया हुआ है 10। ठीक है, 7 से ऊपर क्या होता है, क्षार। तो क्षार का एक ही मान दिया हुआ है तो ये आंसर होगा, बाकी सब तो अम्ल है, तो अम्ल का काम नहीं है लाल लिटमस को नीला करना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है कि कोई विलयन अंडे के पीसे कवच से अभिक्रिया कर एक ऐसा गैस उत्पन्न करता है
जो चूने की पानी को दूधिया कर देते इस विलयन को क्या कहा जाता है? तो इसको HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, आगे क्या है? NaOH का 10 ml विलयन यानी कि HCl के 8 ml विलयन के से पूर्ण उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl की उसी विलयन को कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो अगर हम इसको 2 गुना किए हैं तो इसको भी 2 गुना करेंगे तो 8 ml हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अपच या का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच, अगर हम भोजन ग्रहण करते हैं और अगर पचा ठीक से नहीं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? एंटासिड। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है तो क्या हो जाता है? थोड़ा अम्लीय हो जाता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए, थोड़ा अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए क्या लेते हैं हम? एंटासिड। ठीक है, यानी कि एसिड को कम करने के लिए कोई क्षारक लेते हैं। क्या लेते हैं? कोई क्षारक। जो हम लोग इनो लेते हैं वो भी क्या है? एक प्रकार का क्षारक है। और अगर इनो नहीं है तो इनो के जगह पे आप खाने वाले सोडे, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी एक चुटकी की मात्रा में सोडियम बाइकार्बोनेट क्षारक है, ये भी क्षार है, तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं। आगे देखिए क्या है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए। ठीक है, उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। पहले शब्द समीकरण में लिखने का है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक। तो ये अभिकारक हो गया। उत्पाद क्या बना कि जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, ये समीकरण और शब्द दोनों रूप में है। सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, Mg और 2HCl। तो ये क्या बनेगा? MgCl2 प्लस H2। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। यहाँ पे देखिए आगे क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराया जाए तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे देख सकते हैं Al और H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये क्या बन रहा है? इसमें बन रहा है Al2SO4 प्लस 3H2। इसमें भी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा सा हो गया है। क्या मिस्टेक हो गया है? अभी ध्यान में है कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं है, क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये रिएक्शन ठीक है, ये जो रिएक्शन है वो ठीक है। यहीं पे होगा हाइड्रोक्लोरिक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक लिख लीजिएगा आप लोग। इसके हिसाब से HCl के हिसाब से क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक। और यही रिएक्शन सही रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो आगे लास्ट इसमें रिएक्शन देखना है, उस सल्फ्यूरिक अम्ल को आयरन के साथ अगर हम लोग और आयरन क्लोराइड क्या बनेगा? उत्पाद। सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर आयरन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। यहाँ पे देख सकते हैं Fe और HCl। ठीक है, तो क्या बन रहा है? यहाँ पे भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के सामने सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा गया है। उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। ठीक है, ये जो क्रियाकलाप है इसके द्वारा साबित करना है बोल रहा है।
तो इसमें क्या करेंगे क्रियाकलाप में, एक कॉर्क पर 2 कीलें लगाकर कॉर्क को 200 ml के बीकर में रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 कील लगा हुआ है, एक कील ये है, एक कील ये है। और उसके बाद क्या करना है कि कीलों को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनल के साथ एक बल्ब तथा एक स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। तो यहाँ देखिए 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये एक बल्ब लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है, और इसके दोनों टर्मिनल को, ठीक है, यानी कि एनोड कैथोड, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों टर्मिनल को जोड़ दिया गया है। ये क्या है, रबर का कॉर्क है। और ये क्या है, ये जो घोल इसमें दिख रहा है आपको, तनु हाइड्रोक्लोरिक विलयन है। अब क्या करना है कि अब बीकर में थोड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक को डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, यानी स्विच को ऑन कर देंगे। अब क्या होगा, इस परीक्षण को ग्लूकोज एवं एल्कोहल के विलयनों के साथ अलग अलग दोहराइए। पहले तो हाइड्रोक्लोरिक के साथ दोहराना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब किसके किसके साथ, एल्कोहल और ग्लूकोज के साथ सेम क्रियाकलाप को दोहराना है और अवलोकन करना है। तो अवलोकन में क्या करेगा कि आप देखेंगे कि HCl के विलयन में बल्ब जलता है और एमीटर की सुई में भी विचलन होती है। ठीक है, यहाँ पे एक एमीटर भी लगा हुआ है, एमीटर नहीं लगा हुआ है, लेकिन अगर आप एमीटर लगाएंगे विद्युत धारा मापने के लिए, तब एमीटर में भी विचलन होगा और क्या होगा, बल्ब भी जलेगा। ठीक है, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल का विलयन में बल्ब नहीं जलता है, नहीं एमीटर की सुई विचलित होती है। तो परिणाम क्या है कि जल में अम्ल का विलयन विद्युत धारा का चालन करता है, परिणाम स्वरूप बल्ब जलता है। इसके विपरीत ग्लूकोज तथा अल्कोहल में विलयन आयरन में विभक्त नहीं होता है और इस प्रकार इसमें विद्युत धारा संचालित नहीं होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है कि अवसादित जल यानी विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा का जल होता है। ठीक है, विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है अवसादित जल, जबकि वर्षा का जल जो है वो होता है। तो आगे देखिए क्रियाकलाप में देखते हैं कि क्या है। कि इसमें क्या है कि वर्षा के जल में अम्ल एवं अन्य अशुद्धियां होती है, इसीलिए वर्षा के जल में H+ और OH- आयनों की उपस्थिति होती है और इन आयनों की उपस्थिति के कारण वर्षा का जल विद्युत का चालन करते हैं, जबकि अवसादित जल में H+ और OH- की आयन अनुपस्थित होते हैं, यानी कि इसमें उपस्थित नहीं होते हैं, किसमें, अवसादित जल में, जिसके कारण अवसादित जल विद्युत का चालन नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों होता है। ठीक है, तो जल की उपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय अनुपस्थिति में, तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल में हाइड्रोजन आयन H+ नहीं बनते हैं, इसीलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल अम्लीय व्यवहार नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 5 विलयनों A, B, C, D और E जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन उदासीन है, प्रबल अम्लीय है, प्रबल क्षारीय है, दुर्बल अम्लीय है, दुर्बल क्षारीय है। तो ये तो बता दे रहे हैं, लेकिन यहाँ आप लोगों को खूब करना चाहिए, क्योंकि हम अच्छी तरह से हमारे चैनल में जो इससे पहले का चैप्टर है शायद 9 क्लास का, उसमें हम अच्छी तरह से समझाए हैं किसको, तो ये pH स्केल को। ठीक है, और अभी भी बताएं आप लोगों को। तो इसमें क्या कहेंगे कि pH मानों के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हम इसको किस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, D। ठीक है, D क्या होगा, ये क्षारीय है, सबसे ऊपर है। ठीक है, सबसे ऊपर है 11। ठीक है, उसके बाद C कितना है, 1। ठीक है, B कितना है, 4, और A कितना है,
तो एक की अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं B1 है, ठीक है। आइए हम यहीं से देख करके लिख लेते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत ना है। A B C D और E, ठीक है, इतना बताया गया है। यहाँ पे क्या है, 4 1 11 4 1 11 7 और 9, 7 और 9, इस तरह से है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको रखेंगे, सबसे कम C को रखा गया है, ठीक है। उससे ऊपर जैसे ही बढ़ेंगे तो E है, सॉरी E नहीं होगा, नहीं, इसके बाद क्या होगा, सबसे पहले रखा जाएगा C को, ठीक है। उससे आगे बड़ा, उससे बड़ा कौन है, तो 4 किसका है, A है, किसका, 4 है। उसके बाद 7 किसका है, तो D का है, उससे बड़ा होगा D। उससे अगर आगे जाएंगे तो उससे बड़ा कौन सा होगा, 9, 9 किसका है, E का है, ठीक है। उससे आगे जाएंगे C, यहाँ पे 4 लिख दिए, C B हो गए, यहाँ 4 नहीं होगा, B, C B D E। उसके बाद कौन बच गया है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, फिर से देख लीजिए एक बार, ठीक है। सबसे पहले कौन होगा, यहाँ पे मैच कर लेते हैं इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। तो सबसे पहले सबसे छोटा, तो ये B से चलेगा, ठीक है, B का 1 है। उससे ऊपर जब हम जाएंगे तो कौन सा होगा, 4 है A का, ठीक है। उससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो किसका होगा, 7 है D का। उससे ऊपर अगर जाएंगे तो कौन सा होगा, E का। फिर उससे ऊपर जाएंगे तो C, सबसे बड़ा है C का, ठीक है। तो क्या कर रहा है, PH1 करोसा इतना, कौन सा विलियन कौन देगा, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ABCD को सजाना है, तो उदासीन कौन देगा, ये सजाया हुआ है, तो उदासीन कौन देगा, 7। तो 7 में कौन है, D, तो A के सामने कौन होगा, D। उदासीन कौन देगा, उसके बाद प्रबल अम्लीय कौन है, तो प्रबल अम्लीय है B, ठीक है। प्रबल अम्लीय कौन है, B। उसके बाद क्या आ रहा है, प्रबल क्षारीय कौन है, तो ये D 11, ठीक है। उसके बाद क्या है, दुर्बल अम्लीय कौन है, तो दुर्बल अम्लीय की बात अगर करें तो ये 4A होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, दुर्बल क्षारीय, तो दुर्बल क्षारीय 9 होगा E, ठीक है। इस तरह से आप लोग सजा सकते हैं। चलिए, इसमें ज़्यादा थोड़ा समय लग गया, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये थोड़ा समझ करके लिखने वाला था, इसीलिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यह अभ्यास प्रश्न है, ठीक है। तो ये अभ्यास प्रश्न में क्या है कि प्रश्नावली ए और बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। प्रश्नावली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, तथा प्रश्नावली बी में एसिटिक अम्ल, ठीक है, डालिए और किस प्रश्नावली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होती है। तो प्रश्नावली ए में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी, क्यों, क्योंकि प्रश्नावली ए में प्रबल अम्ल डाला गया है, ठीक है। प्रबल अम्ल क्या है, एसिटिक एसिड प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल डाला गया है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे क्या है कि ताजे दूध के पीएच मान 6 होते हैं, ठीक है, वही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, वही नहीं, यहाँ पे दही होगा, उत्तर दही होगा। यहाँ पे देखिए दही लिखा हुआ है। तो क्या है कि दही में लैक्टिक अम्ल के कारण H+ की सांद्रता ताजे दूध की अपेक्षा अधिक हो जाती है,
इसीलिए दही बनने पर पीएच मान कम हो जाएगा। ठीक है, दही बनने पर क्या होता है, पीएच मान कम हो जाता है। आगे क्या है कि एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ी बेकिंग सोडा मिलाता है। ताज़ा दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय बना देता है। इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? तो क्या होता है कि ग्वाला जो है ताज़े दूध में थोड़ी बेकिंग सोडा मिलाकर ताज़ा दूध को क्या करता है, पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा अधिक क्षारीय बना देता है। और ताज़ा दूध में देरी से दही के परिवर्तित होंगे। क्यों? क्योंकि जो बेकिंग सोडा है क्षारीय हो जाता है। ठीक है, और इसीलिए दूध जो है बेकिंग सोडा में मिलाने पर पीएच मान क्षारकता के तरफ बढ़ जाता है, अतः दूध की दही में परिवर्तन होने में देर होगा। ठीक है, उसमें लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वो देर से अपना प्रजनन करके पनपेगा। ठीक है, जिसके कारण क्योंकि क्षारीय में थोड़ा सा देर से पनपता है। आगे का प्रश्न क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए, इसीलिए इसकी व्याख्या कीजिए। तो क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया कर जिप्सम बना देता है, अतः इसको आर्द्रता के बर्तन में नहीं रखा है। जिप्सम क्या होता है, कठोर हो जाता है। CaSO4 प्लस हाफ H2O, ठीक है, प्लस क्या है, हाफ H2O, तो क्या बनाएगा, CaSO4 प्लस 2H2O। आगे 14 नंबर प्रश्न क्या है कि उदासीन अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो उदासीन अभिक्रिया अम्ल तथा क्षारक अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, यह उदासीन अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल, क्षारक, लवण और पानी। उदाहरण क्या है, उदाहरण के लिए HCl NaOH, ये मिलकर के क्या बनाता है, NaCl प्लस H2O। उसी तरह से H2SO4 प्लस 2NaOH क्या बनाता है, Na2SO4 प्लस 2H2O। समझ गए। आगे क्या है कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताइए। धावन सोडा के उपयोग, इसका उपयोग क्या है कि इसका उपयोग जल के अस्थायी कठोरता को खत्म करने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज के व्यवसाय में किया जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है, इसका उपयोग एंटासिड में किया जाता है। ठीक है, वही एंटासिड जो क्या होता है, अगर हम अपच हो जाता है तो जिसका हम लोग सेवन करते हैं। और इसका प्रमुख उपयोग बेकरी में उपयोग आने वाले बेकिंग पाउडर के रूप में होता है। बेकरी में जो बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है उसमें इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो ये था टोटल प्रश्न चैप्टर नंबर 2 के। ठीक है, इसमें चैप्टर नंबर 2 क्या है, तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, सॉरी अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, कौन सा है, अम्ल क्षार एवं लवण। तो ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसका अगर MCQ अगर आप लोग चाहते हो तो MCQ भी हम दे देंगे, इसके लिए कमेंट करें। ठीक है, और इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्पेशली शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो क्लास 7, 8, 9, 10 की JCERT या NCERT की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।